इवनिंग बच्चों। सब जुड़ पा रहे हैं लैपटॉप वगैरह सभी से? तो कल हमने साइज पढ़ना स्टार्ट किया था। चलो, तो कल हमने साइज पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने कल देख लिया था सरफेस डायमीटर और वॉल्यूम डायमीटर, ठीक है। और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या, ठीक है। तो यहाँ पर तीन टाइप के डायमीटर होते हैं, एक प्रोजेक्टेड डायमीटर होता है, एक मार्टिन डायमीटर होता है और एक फेरिड डायमीटर होता है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, एक बार चाहो तो डेफिनेशन रीड कर लो। प्रोजेक्टेड डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग द सेम एरिया ऑफ द एसिमेट्रिकल पार्टिकल एज ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर समझाता हूं इसको। और इसके अलावा इसमें दो और होते हैं प्रोजेक्टेड के अलावा। देखो, प्रोजेक्टेड डायमीटर, स्लाइड थोड़ा आगे पीछे होगी। प्रोजेक्टेड डायमीटर, मार्टिन डायमीटर और फेरिड डायमीटर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी हम प्रोजेक्टेड डायमीटर की बात करेंगे, ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप से इमेज को प्रोजेक्ट करेंगे, वो मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। तो ये एक पार्टिकल की इमेज है सपोज, ठीक है ना। ये इमेज तुम देख रहे हो कैसी बच्चों, इरेगुलर काइंड ऑफ इमेज है। लेकिन हमारे सिस्टम ने, कंप्यूटर ने क्या किया, इस इमेज का यूज करके एक सर्कल बनाया। इमेज का यूज करके क्या बना लिया, एक सर्कल डिजाइन कर लिया। एक इमेज का यूज करके इसको थोड़ा सा अंदर किया, इसको थोड़ा सा बाहर किया और एक सर्कल प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो हमारा सिस्टम जब एक इरेगुलर शेप को स्फेरिकल शेप प्रोजेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड डायमीटर। अभी कैसे होता है बताता हूं। उसके बाद एक यहां पर तुम देख रहे हो, ठीक है ना, ये हमारे पास इरेगुलर पार्टिकल था, यहां से यहां तक सबसे बाहर बाहर का पानी लिया। सबसे आउटर मोस्ट दो पॉइंट लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिड। और एक तुम देख रहे हो क्रॉस सेक्शन लिया तो इसको बोलते हैं हम मार्टिन, ठीक है। एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं, फिर दोबारा पढ़ो। इट इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद द सेम एरिया एज दैट ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व टू द सरफेस ऑन विच पार्टिकल रीसेट। माइक्रोस्कोप मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज प्रोजेक्टेड डायमीटर। मार्टिन डायमीटर क्या है, द लेंथ ऑफ लाइन बाइसेक्ट द इमेज ऑफ द पार्टिकल। The bisecting line is taken parallel to the fixed direction irrespective of the orientation of the particle. Ferid क्या बोल रहा है, it is the distance between two tangent on opposite sides of the particle parallel to the some fixed direction, ठीक है। चलो, अभी जितना समझ में आया अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया तो अब सेम चीज को यहां पर समझो, ठीक है। जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया अब यहाँ पे समझो। तो हम यहाँ पर तीन टाइप के डायमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीन टाइप के डायमीटर की बात कर रहे हैं। एक है प्रोजेक्टेड डायमीटर, ठीक है। एक आपके पास मार्टिन डायमीटर है और एक आपके पास फेरिड डायमीटर है ना। और यहाँ से कई बार एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। बहुत क्लोज है तो गड़बड़ हो जाता है। तो प्रोजेक्टेड डायमीटर की यदि हम बात करते हैं तो प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या कहता है कि सपोज आपके पास एक इरेगुलर शेप का पार्टिकल है। व्हाट द प्रोजेक्टेड डायमीटर सेज, प्रोजेक्टेड डायमीटर सेज कि ये आपके पास क्या है, इट इज वन ऑफ योर एसिमेट्रिकल पार्टिकल। अब वो क्या बोल रहा है कि आपने ये इमेज ले ली है, ठीक है ना। तो अभी ये समझ लो कि कंप्यूटर की स्क्रीन क्या करती है, इसकी आउटर बाउंड्री को ले लेती है। या मैंने आपको, ये एक रोप है, एक रस्सी है बच्चों, ये मान लो, या एक तार है। अब मैं कह रहा हूं कि इस तार का यूज करो, ठीक है ना। और ये आपके पास एक लैंड है, इस लैंड को सर्कल के शेप में कवर कर दो विद द हेल्प ऑफ दिस रोप या दिस वायर। तो आपने क्या किया, इस वायर का यूज करके, ठीक है ना, और इसकी एक सर्कल शेप में बाउंड्री बना दी, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ये आपका कौन कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर कर रहा है। क्योंकि आपके पास तो क्या था, आपने क्या किया, जैसे स्लाइड प्रिपेयर करते हो ऐसे पाउडर की एक स्लाइड प्रिपेयर की, है ना। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने उसकी क्या खींचा, इमेज खींच लिया। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जब इसकी इमेज खींचा तो उसकी इमेज खींचने के बाद उसने उसकी इमेज को एक सर्कल के शेप में प्रोजेक्ट कर दिया। अब वो तो 2D प्रोजेक्ट करेगा, इसलिए मैं सर्कल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया सर्कुलर शेप में, ठीक है। सर्कुलर शेप में क्या कर दिया बच्चों, प्रोजेक्ट कर दिया। और अब मैं अगर इस प्रोजेक्टेड शेप का डायमीटर निकालूंगा, नाउ दिस डायमीटर इज नोन एज प्रोजेक्टेड डायमीटर, वन ऑफ योर एसिमेट्रिकल पार्टिकल, ठीक है। व्हेन दिस इमेज इज taken up by the microscope, microscope convert this asymmetrical particle image into the
प्रोजेक्टेड सर्कुलर इमेज, द रिस्पेक्टिव डायमीटर इज कंसीडर्ड एज अ प्रोजेक्टेड डायमीटर। हम इस डायमीटर को कंसीडर कर लेंगे और ज्यादातर आप देखोगे आज के टाइम पे जो एनालिसिस करते हैं हम, उसमें प्रोजेक्टेड डायमीटर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये दोनों भी यूज किए जाते हैं। तो क्या होता है, जब आप सेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं इमेज जे सॉफ्टवेयर। जब इमेज जे सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जितनी भी फोटो उसने पार्टिकल की खींची, जब आप प्रोसेसिंग करते हो तो सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन देता है कि वेदर यू हैव टू प्रोसेस योर इमेज विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टेड डायमीटर, मार्टिन डायमीटर और फेरिट डायमीटर। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप किससे कर रहे हो। आपको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना होगा कि जो रिपोर्ट ड्रॉन की है उसमें आपने क्या कंसीडर किया। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगला मार्टिन डायमीटर क्या होता है, फेरिट डायमीटर क्या होता है। मार्टिन डायमीटर कहता है कि जब इरेगुलर शेप की, ये प्रोजेक्ट नहीं करता है, इरेगुलर शेप की जो इमेज है ये उनको प्रोजेक्ट नहीं करता है। कंप्यूटर क्या करता है, सारे पार्टिकल को जो इमेज है उन सब इमेज को एक लाइन में अरेंज कर देता है, ठीक है। सारी इमेज को क्या करेगा, एक लाइन में अरेंज कर देगा और उस इमेज के एकदम मिड से एक लाइन पास करेगा, ठीक है। इमेज के मिड से क्या करेगा बच्चों, लाइन पास करेगा और क्या देखेगा, कहां कहां पर ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये दोनों लाइन मैंने पैरेलल खींचा, ये दोनों लाइन भी मैंने पैरेलल खींचा, और लाइन कहां से खींचना है, जहां पर ये एक इमेजिनरी लाइन मेरे पार्टिकल को कट कर देगी। तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता है और पार्टिकल में ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता है। जहां जहां पर कट किया, हो सकता है पार्टिकल उसके बाहर भी जा रहा हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसको हम बोलते हैं कि मार्टिन डायमीटर में हमने क्या लिया है, बाइसेक्ट हमने लिया है बिटवीन टू पैरेलल लाइन। जहां पर ये दो पैरेलल लाइन, ठीक है ना, बाइसेक्ट कर रही है पार्टिकल को, वो ले लिया है। और हम इन सब का क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। और फिर ऐसे ही बच्चों आप एक दो इमेज नहीं कंसीडर करते हो, आप अराउंड 600 इमेज या और ज्यादा इमेज देते हो। फिर इन सब का क्या निकालते हो, एवरेज निकालते हो, और उस एवरेज को क्या मान लेते हो आप, साइज मान लेते हो। तो मार्टिन डायमीटर की जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, तो मार्टिन डायमीटर में हमेशा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, बाइसेक्ट, ठीक है। तो मार्टिन डायमीटर क्या कहता है कि एक इमेजिनरी लाइन आपके पार्टिकल को जहां पर कट करेगी, वहां पर हम क्या करेंगे, अब दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां पर कट करेगी तो एक ऐसा नहीं करना है ना कि एक यहां पे ड्रॉ कर दिया और एक यहां पे ड्रॉ कर दिया, नहीं, दोनों अपोजिट होनी चाहिए, एक यहां पर तो एक उसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे अराउंड 600 पार्टिकल लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, एवरेज साइज मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया में रहने वाले लोगों की हाइट कितनी है बताओ, तो आप हर आदमी की हाइट सेम तो हो नहीं सकती। तो आप क्या करोगे, आप एक सर्वे कर लोगे कि भाई जितनी स्टेट है, हर स्टेट में, ठीक है ना, जितने भी जिले हैं, ठीक है ना, हर जिले से 100 लोगों के सैंपल कलेक्ट कर लो, ठीक है ना। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे सैंपल हो जाएंगे, उन सभी सैंपल का एवरेज निकालो तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल इंडिया की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है। तो ये, लेकिन एवरेज हाइट लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, बाइसेक्ट कंसीडर करना है। फेरिट क्या कहता है, फेरिट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। फेरिट कहता है कि आपको बाइसेक्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फेरिट कहता है आपको बाइसेक्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास किसी भी शेप का पार्टिकल है, आप देखो, आप कोई एक डायरेक्शन में सिलेक्ट कर लो, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, कोई भी ले लो, और आपको सबसे बाहर के पॉइंट लेने, सबसे क्या करने हैं, बाहर के पॉइंट लेने। तो बाहर का जब पॉइंट लेते हैं, ये इसका सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट है, ये आउटर मोस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। जब हम लाइन कट करें, देखो बाहर का पॉइंट ये हो सकता था, यहां पर जब हमने एक लाइन कट किया था, वो लाइन जहां पर कट करेगी उसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट। आउटर मोस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मतलब होता है जब कोई चीज हमको टच करके निकलती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। मतलब अगर आप एक रस्सी में एक पत्थर को बांध लो, है ना, और उसको घुमाते जाओ और एक पॉइंट पे छोड़ दो, तो हम कहते हैं कि जो पत्थर है वो टेंजेंट बनाता हुआ निकलेगा, ठीक है ना, मतलब बाउंड्री को टच करता हुआ बाहर जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है बाइसेक्ट नहीं लेना, ये क्या बोलता है, टेंजेंट लो। जैसे इसका आउटर मोस्ट पॉइंट ये है, इसका आउटर मोस्ट पॉइंट ये है, तो बोलता है इसका टेंजेंट ले लो। अगर लाइन ड्रॉ करता तो हो सकता है बाइसेक्ट यहाँ आता, लेकिन अभी टेंजेंट कहां पर आएगा, सबसे बाहर बाहर के दो पॉइंट के बीच में ले लो। तो ये क्या बोलता है कि आपको सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेना है। तो आउटर मोस्ट पॉइंट के लिए वर्ड क्या यूज करोगे, टेंजेंट। तो तुम्हारे लिए कीवर्ड क्या है, फेरिट टी पे खत्म होता है, तो टेंजेंट वर्ड याद रखना, ठीक है ना। फेरिट टी पे खत्म होता है, तो इसमें क्या चेक करना है, दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस चेक करना है। किसके बीच का डिस्टेंस चेक करना है, टेंजेंट का, ठीक है। यहाँ पर किसके बीच का डिस्टेंस चेक करना है, बाइसेक्ट में। यहाँ पर क्या लेना है, जो प्रोजेक्टेड इमेज है उस प्रोजेक्टेड सर्कुलर इमेज का डायमीटर लेना है, ठीक है। फिर तीन डायमीटर होते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिकल, मार्टिन और फेरिट, ठीक है। एक बार फिर से समझो, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप था या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, है ना, तो जो माइक्रोस्कोपिक इमेज थी, ठीक है, उसने क्या किया, उस इमेज को प्रोजेक्ट करके एक सर्कुलर इमेज बनाया, उसका डायमीटर कंसीडर किया, दिस वाज प्रोजेक्टेड डायमीटर। मार्टिन टेल्स, है ना, वन इमेजिनरी लाइन यू हैव टू ड्रॉ, है ना, इन व्हिच यू हैव टू सिलेक्ट बाइसेक्ट, और बाइसेक्ट में दोनों लाइन जो होगी वो पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन।
सिमिलरली ये कहता है बाइसेक्ट मत लो, बाइसेक्ट की जगह पर क्या ले लो, टेंजेंट, बाकी तो फिर से आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हो दो अपोजिट डायरेक्शन। अब पढ़ के देखते हैं लैंग्वेज, ठीक है, तो जो हमने पहले पढ़ा था अब सेम चीज पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो तो यहां पर देखो, सबसे पहले मार्टिन को समझो, ठीक है, तो मार्टिन क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग, ठीक है, उसने क्या बोला, किसकी लेंथ लेना है, उस लाइन की लेंथ लेना है जो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्टिंग द इमेज ऑफ द पार्टिकल। तो आपके पास ढेर सारी इमेज थी, मैंने बोला आप करीब है ना 500 600 इमेज ले लो, ठीक है, बहुत सारी इमेज ले सकते हो, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया 500 600 इमेज ले ली और वहां से एक लाइन ड्रॉ की और लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। द बाइसेक्टिंग लाइन इज टेकन पैरेलल टू द फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, बाइसेक्टिंग लाइन कैसी लेनी है, पैरेलल टू द फिक्स्ड डायरेक्शन बताया, दोनों पैरेलल लाइन खींचनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन, किसी भी ओरिएंटेशन में ले सकते हो, या तो ऐसी पैरेलल ले लो या वर्टिकल में पैरेलल ले लो ऑफ द पार्टिकल दिस नोन इज मार्टिन डायमीटर। तो देखो ये बना उसने मार्टिन डायमीटर, तो इनने क्या किया, यहां से जब हम बात कर रहे थे तो इनने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये आउटर मोस्ट पॉइंट नहीं, ठीक है ना, ये बाइसेक्ट वाला पॉइंट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ की तो लाइन ने यहां कट किया और यहां कट किया, ठीक है, ये मार्टिन हो गया। फेरेट क्या बोल रहा है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टेंजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू समथिंग डायरेक्शन। तो यहां पर इन्होंने क्या बनाया बच्चों, ये आउटर मोस्ट पॉइंट है और ये आउटर मोस्ट पॉइंट है, दोनों आउटर मोस्ट पॉइंट में क्या बनाया, टेंजेंट बनाया, ठीक है। प्रोजेक्टेड आई मैंने बताया था, इट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल with the same area as that of particle observed to the surface on which particle rest, microscope method of evaluation is projected diameter, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने एक बार समझा दिया बहुत इजी वे में कि कीवर्ड अगर आप पकड़ लोगे तो आपका क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, कीवर्ड को पकड़ के रखना। तो कीवर्ड क्या है, फेरिट में कीवर्ड क्या है आपका, फेरिट टी पे खत्म होता है तो टेंजेंट याद रखना, ठीक है ना, और मार्टिन में क्या याद रखना, बाइसेक्ट वर्ड याद रखना, क्लियर होगी बात। तो अब मैं एक सिंगल पार्टिकल पे एक बार और बता देता हूं जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है, देखो सपोज ये आपके पास एक पार्टिकल था, ठीक है, तो अभी क्या किया आपने, अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन ने जहां जहां पर कट किया, इस लाइन ने यहां पर कट किया और यहां पर कट किया, ठीक है, एक यहां पर ड्रॉ कर लिया आपने पैरेलल लाइन, यहां पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये बाइसेक्ट का डिस्टेंस है। जब भी आप बाइसेक्ट लोगे तो इसको क्या बोलोगे बच्चों, आप इसको आप बोलोगे मार्टिन, ठीक है। फेरिट क्या बोलता है, लाइन कुछ मत ड्रॉ करो, आप तो देखो इसका सबसे बाहर का पॉइंट कौन सा था, आप बोलोगे सबसे बाहर का ये और सबसे बाहर का ये, तो वो कहता है सबसे बाहर का पॉइंट ले लो, लाइन मत ड्रॉ करो अपने मन से, तो सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट ले लो। तो अगर आपने आउटर मोस्ट पॉइंट लिए, पार्टिकल का सबसे बाहर बाहर का पॉइंट लिए और वहां पर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और जब भी आप टेंजेंट लोगे तो ये कौन सा डायमीटर कहलाएगा, ये कहलाएगा फेरिट डायमीटर, ठीक है ना। और लास्ट हमने कौन सा देखे थे, किसने क्या किया, पार्टिकल को थोड़ा सा प्रोजेक्ट किया, इसको थोड़ा सा अंदर किया, इसको थोड़ा सा बाहर, ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर, इसको थोड़ा सा बाहर, इस टाइप से उसने क्या किया, एक पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। और जब इसका डायमीटर ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टेड डायमीटर, ठीक है ना। इसका जब आप ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नोन एज प्रोजेक्टेड डायमीटर, ठीक है। अभी क्लियर हो गया सभी को क्या है। तो अब अगर आप पढ़ोगे डेफिनेशन, तो अगर बस इतने इस पे टारगेट कर लोगे, बुक की लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हो, आप तो सिर्फ ये वर्ड पे टारगेट करना है, एक लंबी छोटी सी लाइन लिखी होगी उसमें तुम्हारा काम है इस वर्ड को ढूंढना, जैसे तुमने ये वर्ड ढूंढ लिया तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो टेंजेंट जब भी हम बात, टेंजेंट मतलब क्या होता है, मान लो ये है, तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, टेंजेंट कभी भी अंदर नहीं जा सकता, सबसे बाहर की तरफ, बाहर की बाउंड्री को टच करके जो निकलता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है ना, ओके, क्लियर है। हाँ, तो सबकी रीडिंग अलग अलग आती है, इसीलिए आपको मेंशन करना होता है कि आपने कौन सा डायमीटर जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली आप देखोगे कि टेंजेंट में रिपोर्ट करते हैं तो साइज थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, ओके। अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट डायमीटर है बच्चों हमारे पास, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट डायमीटर इज स्ट्रोक डायमीटर। अब ये स्ट्रोक डायमीटर क्या होता है, ठीक है ना, तो स्ट्रोक डायमीटर को डेफिनेशन समझने से पहले इसको भी समझ लो एक बार, ठीक है, स्ट्रोक डायमीटर क्या होता है। तो यहाँ पर भी कल जैसे ही हमको क्या करना है बच्चों, पहले कुछ स्टैंडर्ड बना लेना, ठीक है ना। अगर स्ट्रोक डायमीटर की यदि हम बात कर रहे हैं तो पहले हमको क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड बना लेना। स्टैंडर्ड कैसे बना लेने, तो स्टैंडर्ड ऐसे बना लेने कि सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक पिपेट होता है, इसको हम कहते हैं
एंडरसन पिपेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एंडरसन पिपेट। इसमें ये पिपेट लगा हुआ है, एंडरसन अपरेटस होता है, उसके अंदर ये पिपेट लगा होता है। अब इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, जिसका भी साइज मेजर करना होता है उसका एक डाइल्यूट सस्पेंशन बना देते हैं, ठीक है। पार्टिकल को डिस्पर्स कर दिया आपने, डिस्पर्स करने के बाद अभी क्या करते हैं, पहले तो आप नॉन पार्टिकल डिस्पर्स कर दो, ठीक है। पहले आपने नॉन पार्टिकल डिस्पर्स कर लिया, तो आपने क्या किया, एग्जांपल के लिए लेते हैं, पहले आपने 10 माइक्रोमीटर के पार्टिकल का सॉल्यूशन बनाया, फिर आपने 20 माइक्रोमीटर के पार्टिकल का बनाया, फिर आपने 30 माइक्रोमीटर के पार्टिकल का बना लिया, फिर आपने सपोज 40 माइक्रोमीटर का बना लिया, फिर सपोज आपने 50 माइक्रोमीटर के पार्टिकल का बनाया। और हर बार आप क्या करोगे बच्चों, जब भी यहां से क्या करोगे, पिपेट आउट करोगे, और जो भी मटेरियल आएगा पिपेट आउट करने के बाद, ठीक है ना, पिपेट आउट करने के बाद जो मटेरियल आपके पास आएगा, फिर आप क्या कर लोगे, उसका वेट करते जाओ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसका वेट नोट करते जाओगे, ठीक है, कि आपने जब 10 माइक्रोमीटर वाला पार्टिकल लिया, ठीक है ना, तो 10 मिनट के बाद आपको उसका कितना वेट मिला, ठीक है, तो हो सकता है इसका 10 ग्राम ही मिल पाया। इसके केस में जब आपने बड़े पार्टिकल लिए तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उनमें 10 मिनट में ज्यादा सेटलिंग हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि आपने बनाया तो 100 ग्राम का था, लेकिन यहाँ पे सेटल कितने हो पाए थे 10, यहाँ पर कितने हो पाए 20, यहाँ पर कितने हो पाए 30, यहाँ पर कितने हो पाए 40, यहाँ पर कितने हो पाए 50 ग्राम, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले नॉन पार्टिकल को देखा कि हर 10 मिनट में अगर मैं सैंपल विड्रॉल कर रहा हूँ तो इस साइज का पार्टिकल कितनी देर में सेटल हो रहा है, 20 वाला कितनी देर में हो रहा है, 30 वाला, 40 वाला, 50 वाला। फिर आपको एक अननोन सैंपल मिलेगा, ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा, एक अननोन सैंपल मिलेगा, फिर आप उस अननोन सैंपल का सैंपल बना दोगे, प्रिपरेशन बना दोगे, और जब आप उस अननोन सैंपल का प्रिपरेशन बना दोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर से पिपेट आउट करोगे, और पिपेट आउट करने के बाद फिर क्या करोगे, क्वांटिटी को वे करोगे कि कितना मिल रहा है। अगर सपोज मान लो आपका जो मिला वो लगभग कितना मिला, 30 ग्राम मिला, तो आप क्या बोलोगे कि वो इससे मैच कर रहा है, 10 मिनट में हमने सेम सॉल्यूशन का सस्पेंशन बनाया और इसमें भी हमको 30 मिला, इसमें भी 30 मिला, तो मैं कोरिलेट कर जाऊंगा इसके साथ, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो एक दूसरे तरीके से समझो, इसको एक इमेज दिखाता हूँ। पिक्टोरियल इमेज डाउनलोड की थी। चलो कोई बात, मैं ऐसे ही चाहता हूँ, एक इमेज थी बहुत अच्छी, वो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, उसमें एंडरसन का डायग्राम बहुत अच्छा बना। चलो ऐसे समझो, ठीक, इधर देखो, अभी क्या करना है, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे समझो, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। इस ट्यूब से आप क्या कर सकते हो, हर 10 मिनट में सैंपल को विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, सैंपल को क्या कर सकते हो बच्चों, विड्रॉ कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सस्पेंशन बनाना है, जो भी सॉलिड होगी वो डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, उसका सस्पेंशन होना चाहिए, वो डाइल्यूट सस्पेंशन, ठीक है ना, अराउंड 2% का हम सस्पेंशन बना, ठीक है। तो अब मैं जब भी दूंगा, मान लो मैंने क्या किया, एक 100 ग्राम सैंपल लिया और 100 ग्राम का सस्पेंशन बना, और मैं टाइम फिक्स कर लेता हूँ कि मैं, ठीक है ना, क्या करूंगा,
10-10 मिनट में सैंपल विड्रॉल करूंगा। तो अभी क्या किया मैंने, पहले नोन ले लिया, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ले लिया। तो अभी मैंने क्या किया बच्चों, एक 100 माइक्रोमीटर के पार्टिकल लिए और उसका 2% का सस्पेंशन बनाया, इसके अंदर लोड कर दिया और हर 10 मिनट के बाद मैंने रीडिंग ली, ठीक है। 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ से सैंपल विड्रॉल किया, सपोज 10 ml सैंपल मैंने क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया, ठीक है। 10 ml सैंपल विड्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास 10 ml सैंपल आया, फिर मैंने इसका वाटर इवोपरेट कर दिया, फिर इसके बाद जो भी मेरे पास आया था मैंने उसका वेट कर लिया, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि कितना मटेरियल था मेरा वो सेडिमेंट हो गया, जो नीचे आ जाएगा वही ये विड्रॉल कर पाएगा, ठीक ना, जो ऊपर रहेगा वो पिपेट में नहीं आएगा, मतलब वो अभी भी सस्पेंडेड है। जो नीचे सेडिमेंट होकर के आएगा इसके पास, सिर्फ ये उसी वाले सैंपल को क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। तो मान लो मैंने 100 लिया, तो मुझे वेट करने पे कितना ग्राम मिला, सपोज 10 ग्राम। फिर मैंने 200 माइक्रोमीटर के पार्टिकल के साथ सेम एक्सपेरिमेंट किया, तो मुझे वेट करने पे कितना पाउडर मिला, 20 ग्राम पाउडर मिला। फिर मैंने क्या किया, 300 माइक्रोमीटर के पार्टिकल के साथ सेम किया, तो मुझे कितना ग्राम मिल गया, सपोज 30 ग्राम मिल गया। फिर मैंने 400 माइक्रोमीटर के साथ किया यही एक्सपेरिमेंट। तो मैंने क्या देखा, जैसे जैसे मैं वेट बढ़ाता हूँ, डेंसिटी बढ़ने के कारण उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। डेंसिटी बढ़ने के कारण उसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो बढ़ता जा रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ सेटल हो रहा है। तो जिसका वेट कम है उसमें कम सेडिमेंटेशन हो रहा है, जिसका वेट ज्यादा है उसमें ज्यादा सेडिमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अब मान लो आपको एक अननोन सैंपल दे दिया जाए, ठीक है ना। अब आपको क्या दे दिया जाए बच्चों, एक अननोन सैंपल दे दिया जाए। आपको एक अननोन सैंपल दिया गया, आपने 10 मिनट के बाद अननोन सैंपल का वेट लिया और मान लो उस अननोन सैंपल का वेट कितना आया, 30 ग्राम आ गया। तो आप क्या देखोगे, 30 ग्राम इसका भी वेट आया, 30 ग्राम इसका भी वेट आया, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे और देखोगे कि ये वेट किस साइज का था। तो आप इसको क्या करोगे, अपना साइज मान लोगे 300 माइक्रोमीटर को, जो कल किया था हमने, ठीक है ना। तो सस्पेंशन में फिक्स क्वांटिटी लेनी है आपको, कितना क्वांटिटी का आपको सस्पेंशन बनाना। जनरली मैंने कहा ना कि आप डाइल्यूट सस्पेंशन बनाएंगे, 2% का सस्पेंशन बनाएंगे, ठीक है ना, मतलब 2 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिख दिया था, 2% का आपको बनाना, मतलब 2 ग्राम 100 ml के अंदर आपको डालना है, इससे ज्यादा आप क्लियर होगी बात। चलो, तो हमने क्या देखा कि हमने एक सस्पेंशन प्रिपेयर किया, तो हम यहाँ पर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जब हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो सस्पेंशन है, ठीक है, वो डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। डाइल्यूट होने का मतलब ये है कि अगर ये कंसंट्रेटेड होगा तो जो पार्टिकल का जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो पार्टिकल का जो फ्लो है वो लेमिनार होना चाहिए। फ्लो कैसा होना चाहिए, लेमिनार काइंड ऑफ फ्लो होना चाहिए। मतलब हम कहते हैं लेमिनार, मतलब रेनॉल्ड की जो वैल्यू है वो 0.2 या उससे कम होनी चाहिए। इसी कंडीशन में आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, तभी आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। अगर आपने कंसंट्रेट यूज कर लिया तो आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सर स्टैंडर्ड का कैसे पता चलता है कि ये 100 स्टैंडर्ड, मतलब पहले से जो पार्टिकल साइज आपके पास उस साइज के हैं, ठीक है ना, वो हम स्टैंडर्ड हमेशा इसलिए महंगे आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक्यूरेसी के साथ बनाया जाता है, ठीक है। किसी भी चीज का, जैसे मान लो आपको पैरासीटामोल का एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड ड्रग दी जाएगी कि ये रहा आपका प्योर पैरासीटामोल। तो इसका सिग्नल कहां पर आता है, जब आप टैबलेट बनाओगे तब उसका सिग्नल कहां पर आएगा, आपको ये चेक करना, ठीक है। चलो, तो आपको सिर्फ इतना समझना था कि यहाँ पर अगर आपको स्ट्रोक डायमीटर बोला तो स्ट्रोक डायमीटर क्या होता है, तो आपको डेंसिटी को कंपेयर करना है। तो जब भी हम बात करते हैं स्ट्रोक डायमीटर को, तो स्ट्रोक डायमीटर में हम यहाँ पर क्या निकालते हैं बच्चों, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। क्या निकालते हैं, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। क्या कैलकुलेट किया आपने, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। और ये जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, ठीक है, ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो हमने कहा ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके डायमीटर पे डिपेंड करेगा और डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, आपका मटेरियल की डेंसिटी और जो आपने सॉल्वेंट लिया है। मान लो आपने एक ड्रग लिया है तो ड्रग की डेंसिटी, और पानी में डिस्पर्स किया है तो पानी की डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय अगर हम बात करते हैं तो इसको हम यहां पर क्या यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी। अब यहां पर डेंसिटी है, ठीक है ना, ये डायमीटर है, तो डायमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 2r भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायमीटर को क्या लिख सकते हो, 2r भी लिख सकते हो। तो अगर डायमीटर को मैं 2r लिख दूंगा तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बच्चों, 2r, बताओ सही है। इस d स्क्वायर को मैं 2r स्क्वायर भी लिख सकता हूं, बताओ सेम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। d स्क्वायर की जगह जहां पर d है वहां पे 2r लिख सकते हो, बाकी तो सेम ही लिख दूं, ρ1 - ρ2 ग्रेविटी डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख सकते हैं। और अब अगर हम बात करें सेम इस चीज को, ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, इसको मैं 4r स्क्वायर भी लिख सकता हूं भाई, 2r स्क्वायर को तो 2 की पावर 2 और r की पावर 2 ऐसे लिख देता हूं, किसी को डाउट हो रहा हो तो।
ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, इसलिए मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करके बता दूं। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 r की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो, बाकी सेम रहेगा ρ1 माइनस ρ2 ग्रेविटी डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ बात डाइजेस्ट हुई कि नहीं, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई। यहाँ पे डायमीटर लिखा था तो डायमीटर की जगह 2r लिख सकता हूँ, और इस 2r को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 r स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 की पावर 2 को आप चाहो तो 2 into 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस 2 की पावर 2 की जगह अगर मैं चाहूँ तो 2 into 2 भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह पर 2 into 2 लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इस 2 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो फाइनली ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, यहाँ पे 2 बचा है 2r स्क्वायर ρ1 माइनस ρ2 g डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में पूछा हुआ है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उसने स्टोक इक्वेशन में ये वाला ऑप्शन दिया है, और एक बार स्टोक इक्वेशन में ये वाला ऑप्शन दिया है। ये दोनों ही सही है, क्योंकि आपको बहुत हिसाब से ध्यान रखना है बच्चों कि ऑप्शन में यहाँ पे डायमीटर लिखा है कि रेडियस लिखा है। अगर ऑप्शन में रेडियस है तो नीचे 9 आएगा, और अगर ऑप्शन में डायमीटर है तो नीचे 18 आएगा। ठीक है, रो इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ जो भी सॉलिड है, जो सॉलिड मटेरियल है उसकी डेंसिटी है, और ρ2 जो भी आपके पास लिक्विड है, मान लो पानी है, ठीक है ना, उस लिक्विड की डेंसिटी। दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ से हम निकालते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है भाई, इतना सिंपल करके लिखा है, ये स्टोक्स लॉ है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्टोक्स लॉ, तो ये क्या है, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला होता है डायमीटर का स्क्वायर, डिफरेंस इन डेंसिटी, सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी का डिफरेंस, g इज अ ग्रेविटी, n इज अ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला करेक्ट है और ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। तो एग्जाम में आपसे जब भी पूछा है तो क्या पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, चलो तो सीधे क्वेश्चन ही देख लो, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, एक बार क्वेश्चन ही देखो कैसा है। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ। आपसे क्या पूछा है, स्टोक्स फार्मूला फॉर सेडिमेंटेशन वेलोसिटी v इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो स्टोक्स का फार्मूला है। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो स्टोक्स का फार्मूला है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन में दिया, जल्दी पहचानो इसमें से कौन सा है जो स्टोक्स का करेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये बहुत ध्यान से रखना बच्चों कि अगर डायमीटर आया तो नीचे 18 आएगा, और हर बार यही, जब भी बच्चे मिस्टेक करते हैं और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर हमने तो सही लगाया था, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि आपने हमेशा यही गलती की है कि आपने ध्यान नहीं रखा कि ऑप्शन में आपको डायमीटर लिखा हुआ था कि आपको रेडियस लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आपको हमेशा देखना है बच्चों कि वो कई बार आर स्क्वायर लिख के यहाँ पे 18 कर देगा और आप जल्दबाजी में उसको करेक्ट कर दोगे। तो ध्यान रखना, अगर वो 2r स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, तो वो 9 वाला आंसर सही होगा। ठीक है, और अगर उसने डायमीटर किया है तो 18 वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। बात समझ में आ गई सभी को, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलो बहुत बढ़िया, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज नोन एज सीव डायमीटर। आप सीव डायमीटर कैसे निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सीव डायमीटर। हाँ 4r लिख सकते हो, ठीक है ना, अगर नीचे 18 लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने कैंसिल नहीं किया तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, मैंने वो बताया जो 2 बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलो अगले हम बात करते हैं सीव डायमीटर। ठीक है, ज्यादातर याद रखना, अगर उसको क्वेश्चन पूछना ही है तो 70% चांस है कि वो डायमीटर के टर्म्स में पूछेगा, क्योंकि माइक्रोमेटिक्स में रेडियस और डायमीटर दोनों में हमेशा कैलकुलेशन में वो किसको बोलते हैं, क्या प्रेफर करना है, डायमीटर प्रेफर करना है। तो ज्यादातर चांस यही है कि आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया जाए। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं हम। अगला जो है हमारे पास व्हाट इज सीव डायमीटर। ठीक है ना, अगला क्या है कि सीव डायमीटर क्या होता है। सेकंड ऑप्शन भी सेम था, आप देखो। ठीक है, अब देखते हैं क्या मिस्टेक की। यहाँ पे देखो यही मिस्टेक की, यहाँ पे प्लस का लगा हुआ था साइन। अभी ये मैं रख देता पहले ऑप्शन में, तो जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे ये सही करते हैं। यही आपको ध्यान रखना है, पहले सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं है, उसमें प्लस का साइन लिखा हुआ है, डेंसिटी डिफरेंस निकालना था। ठीक है, तो बस यही चीज ध्यान रखना बच्चों, बस यहीं से लाइन ऊपर नीचे होती है कि आने के बाद भी हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अगला चलो बच्चों सीव डायमीटर, तो इसको भी पहले जल्दी से समझ लो पहले से व्हाट इज सीव डायमीटर, कि सीव डायमीटर क्या होता है। ठीक है, और कैसे निकालोगे आप सीव डायमीटर को। तो सीव डायमीटर एक ऐसा एग्जांपल है जिसको घर में तुम लोगों ने कई बार किया है, हर घर में सीव होगी। ठीक है, चलो तो सीव डायमीटर को समझ लेते हैं।
तो अगर हम सीव डायमीटर की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, तो सीव डायमीटर बहुत ही सिंपल सा है। तो ये क्या बोलता है कि आप क्या करो, सीव ले लो, इस टाइप से क्या करो, सबने देखा होगा, सबके घर में किचन में इस टाइप से सीव देखने को मिली होगी, ठीक है। ये हमारे पास ये सीव है। अब सीव में आपने देखा होगा इस टाइप से उसके अंदर वायर्स होते हैं, वर्टिकल वायर्स, हॉरिजॉन्टल, ऐसा ना, इसको हम बोलते हैं मैश। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं मैश, ठीक है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैश की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, तो सीव को कुछ मैं यहाँ पर 2-3 सीव लगा देता हूँ। तो जनरली अगर आपको किसी चीज को सीव करना है तो आप ऐसे लगाओगे, ऊपर थोड़ी बड़ी लगाओगे, फिर उससे फाइन वाली उसके नीचे लगाओगे, फिर सबसे फाइन वाली जो है वो सबसे नीचे लगाओगे, ऐसे ही करते हो, ठीक है। अरे तो बहुत बेसिक सी चीज है, अब इसमें मत कंफ्यूज करना, ऐसे करोगे ना अगर किसी चीज को आपको छानना है तो, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दो, तो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर 2 चीज होती है, एक होता है सीव नंबर, एक क्या होता है बच्चों, सीव नंबर। सीव नंबर का मतलब ये होता है कि कितने ज्यादा आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है ना। जितने ज्यादा लाइंस होंगे, ठीक है ना, सीव नंबर उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लो मैंने इसको कहा ये सीव नंबर 20 है, ये सीव नंबर 60 है, ये सीव नंबर 80, ठीक है। तो सीव नंबर कम है, इसका मतलब है कि उसमें कम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। आप 1 है ना, यूनिट एरिया अगर ले लोगे, एक यूनिट एरिया लेने के बाद आपको देखना है उसमें कितनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा सीव नंबर। फिर सीव नंबर में इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका ओपनिंग या अपर्चर साइज, ठीक है ना, या मैश साइज, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर सीव नंबर ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसका जो ओरिफिस होगा या जो अपर्चर होगा, ठीक है ना, अगर यहाँ पे तुम देख रहे हो सीव नंबर कम है, ठीक है, तो इसका ये जो साइज है, अपर्चर साइज है या ओपनिंग है, ये फाइन होगी कि लार्ज होगी, ये लार्ज होगी। और यहां पर अगर तुम देखोगे कि इसकी जो ओपनिंग है, ओरिफिस है, अपर्चर साइज है, ठीक है ना, ये वाला जो साइज है ये स्मॉल होगा, ठीक है। तो याद रखना सीव नंबर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, सीव नंबर आपका जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना ही फाइन उसका क्या होगा, ओरिफिस होगा, उतना ही फाइन उसका अपर्चर होगा, ठीक है। सीव नंबर या इसी को आप मैश साइज भी बोलते हैं, कितने मैश साइज का पाउडर है, तो सीव के लिए सीव नंबर यूज करते हैं, और इस सीव से जो पाउडर पास हो जाएगा उसको हम मैश साइज बोलते हैं, ठीक है। तो मैश साइज वर्ड हम पाउडर के लिए यूज कर देते हैं, दोनों चीज सेम ही। तो सीव नंबर या मैश साइज, सीव नंबर, सीव मैश साइज या सीव नंबर। अब इधर ध्यान से देखो, हमेशा आप क्या करोगे बच्चों, कम नंबर की सीव जो है वो ऊपर लगाओगे, ज्यादा नंबर की सीव हमेशा नीचे लगाओगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि जब भी हम बात करते हैं कि सीव डायमीटर क्या होता है, तो हम हमेशा क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 2 टाइप का डायमीटर हमको मिलेगा, कि जब भी आप किसी सीव से किसी पार्टिकल को पास करोगे, मान लो ये एक सीव थी और मैंने इस सीव से किसी पार्टिकल को पास किया, ठीक है, मान लो मैंने ये 100 ग्राम पाउडर इससे पास किया, 40 ग्राम पाउडर इसके ऊपर है और 60 ग्राम पाउडर इसके नीचे, ठीक है। तो जल्दी मुझे बताओ, ये जो 40 ग्राम है ये ओवर द साइज होगा कि अंडर द साइज होगा, और ये 60 ग्राम है ये ओवर द साइज होगा कि अंडर द साइज होगा। मान लो मैंने सीव का नंबर कितना लिख दिया, सीव नंबर या मैश नंबर क्या है 20, ठीक है। सीव नंबर या मैश नंबर क्या है, मेरे पास 20 है। अब मेरे पास 2 ग्रेड के पाउडर आ गए, एक 40 ग्राम का ये वाला पाउडर है, 60 ग्राम का ये वाला पाउडर। तो ये जो 40 ग्राम का जो पाउडर है मैं इसको क्या बोलूंगा, ओवर द साइज, इसको क्या बोलूंगा, ओवर द साइज या ओवर द मैश साइज, मतलब 20 में से बड़ा पाउडर है और ये जो 60 ग्राम है ये 20 में से छोटा पाउडर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर साइज, ठीक है ना। तो आप यही बता सकते हो कि 40 ग्राम पाउडर मेरे पास जो है ये मोर देन 20 में इसका है, और जो 60 ग्राम है ये लेस देन 20 में इसका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीव डायमीटर का मतलब ये होता है कि हम एक किसी सीव को स्टैंडर्ड बना लेते हैं, उस सीव से जो मटेरियल पास हो जाएगा वो उस मैश से अंडर द साइज जाएगा, और जो पास नहीं होगा वो ओवर द साइज होगा। इसीलिए हम एक से ज्यादा सीव लगाते हैं ताकि हमको मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिले कि एक्चुअली में है ना 20 से 60 मैश के बीच का पाउडर कितना होगा। तो जो 20 से पास हो जाएगा और 60 पे रिटेन हो जाएगा वो 20 से 60 मैश का होगा। तो जब भी आप मैश के हिसाब से पाउडर लोगे तो वो ऐसे ही मिलते हैं, 10 to 20 मैश, ठीक ना, 20 to 30 मैश, मतलब तो वो ज्यादा एक्यूरेसी होगी कि हाँ इन दोनों मैश के बीच का पाउडर है। तो इसीलिए आपको वहां पर काम करना इजी हो जाएगा कि एक्चुअली में इस रेंज का पाउडर है, ना तो बहुत बड़ा है ना छोटा है, वो 10 to 20 मैश का पाउडर, ठीक है ना। मतलब जो 60 से पास हो गया और ऊपर 40 ग्राम, जो 40 ग्राम है वो बड़ा है तो ओवर बोलोगे, जो 60 ग्राम है वो छोटा है वो अंडर होगा। क्लियर हो गई बात,
ओवर द साइज और अंडर द साइज ही समझा। अरे भाई बहुत सिंपल सी, आज आपने घर में जाके आटा छानना है, कुछ छन जाएगा कुछ ऊपर बचेगा, जो ऊपर बचेगा वो ओवर द साइज, जो छन के निकल जाएगा वो अंडर द साइज। ठीक है ना? हाँ, पर स्क्वायर इंच आप निकाल लो, पर स्क्वायर इंच में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी वर्टिकल लाइन, सेम ही बात तो है। यूनिट एरिया लिया मतलब पर स्क्वायर इंच आपने लिया, तो पर स्क्वायर इंच इज यूनिट एरिया। उस यूनिट एरिया में हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन कितनी होगी, वही उसका सीव नंबर या मैच नंबर होगा। ठीक है, चलो। सीव का डिसएडवांटेज यही है कि जब आप उसको सीव करते हो तो आप एजिटेट करते हो, तो कई बार क्या होता है कि पार्टिकल उसके पोर में फंस जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से सीविंग नहीं हो पाती। ठीक है, इसीलिए उसको लगातार एजिटेट करना होता है। तो क्लियर हो गया व्हाट इज सीव डायमीटर। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला डायमीटर जो हमारे पास है, नेक्स्ट डायमीटर जो है वो कौन सा डायमीटर है बच्चों? द लास्ट इज वॉल्यूम सरफेस डायमीटर और एरोडायनेमिक डायमीटर। सी डायमीटर की डेफिनेशन पढ़ लो, डायमीटर ऑफ द स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सेम सी अपर्चर एज द सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल पार्टिकल। ठीक है, देखो मेथड तो सेम ही रहेगी। ठीक है, कि आपको कोरिलेट करना है, तो कोरिलेट करने के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग पाउडर को पास करोगे। या तो इस केस में, सी के केस में, अगर ओवर द साइज अंडर द साइज बताना है तब तो आप बिना स्टैंडर्ड के भी कर सकते हो। अगर एक्चुअल बताना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टैंडर्ड पार्टिकल लेने पड़ेंगे। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सेम सीव, ठीक ना, एज दैट ऑफ एसिमेट्रिकल पार्टिकल, दिस इज नोन एज सीव डायमीटर। सर जैसे 60 ग्राम में से 40 ग्राम पास हो गया, तो जो पास हो गया वो अंडर साइज बोलेंगे और जो बचा रह गया वो ओवर द साइज रहेगा। ठीक है, चलो। वॉल्यूम सरफेस डायमीटर मतलब कुछ ऐसी टेक्निक होती है बच्चों जिसमें आप वॉल्यूम और सरफेस दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है ना, तो डायमीटर स्क्वायर दैट हैव द सेम वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो एज द सिमेट्रिकल पार्टिकल। ठीक है ना, तो अगर आपने कोई भी स्टैंडर्ड पार्टिकल लिया, तो हमने अभी तक की टेक्निक में एक बार एरिया कंपेयर किया था, एक बार वॉल्यूम, अगर आप दोनों चीज कंपेयर करने लगो, ठीक है ना, और अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जिसके साथ वॉल्यूम भी मैच करे, एरिया भी मैच करे, आप वो वाला कंपैरिजन करते हो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सरफेस डायमीटर। ठीक है, दिमाग से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है ना, आज तक आपको किसी ने, है ना, कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। मुझे लगता है कि मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझाना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी भी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि आपको ये आखिरी मौका है, बहुत ध्यान से चीजों को समझना चाहिए। क्योंकि आज तक भागते आए, आपको सेमेस्टर में मैथ्स भी आई थी तब भी आप उससे भागे, तब फिजिकल फार्मेसी आई थी तब भी आप उससे भागे, अभी भी भाग रहे हो। और इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास पिताजी ने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल के गए और तुम जाओगे, तुम्हारे लिए सीधे सीईओ की पोस्ट रखी होगी। ठीक है, आपको जाके अपने लिए अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। इसका मतलब फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस, अगर आपको काम करना है तो आपको ये आना चाहिए, तभी तो आप काम करोगे। ठीक है, सेम वॉल्यूम और सेम एरिया का मतलब अभी तो निकाले थे हमने, वॉल्यूम डायमीटर निकाला था कौवे की कहानी से। ठीक है, तो वॉल्यूम भी मैच करना है और एरिया भी मैच करना है। ये एक इंपॉर्टेंट है, एरोडायनामिक डायमीटर आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक नया डोजेस फॉर्म है। ठीक है ना, इनहेलर वगैरह हम देते हैं। ठीक है, और इनहेलर को हम, है ना, कई बार ब्रोंकोडायलेटर पर्पस से भी यूज करते हैं। ठीक है, सीव नंबर जितना ज्यादा होगा आपका पाउडर उतना फाइन निकलेगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर समझते हैं। अगले पॉइंट पर समझते हैं एरोडायनेमिक डायमीटर क्या होता है बच्चों। एरोडायनेमिक डायमीटर बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे चलता है। ये क्या बोलता है कि अगर हवा में दो चीज को छोड़ दी जाए, ठीक है भाई, अगर मैं सेम शेप और साइज का आयरन का बॉल छोड़ूं और एक तरफ से कॉटन का बॉल छोड़ूं, तो आयरन बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, कॉटन गिरने में बहुत स्लो टाइम लेगा। ठीक है, अब बस कमेंट बंद करो, है ना, इधर ध्यान दिया करो। एक ही कमेंट 50 बार करते हो, ये मेरे को बहुत खराब लगता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस कॉज होता है। ठीक है ना, एक साथ यहाँ पे आप पढ़ा भी रहे हो, ठीक है ना, ये जो भी बेटा ना प्लीज बंद कर दो ना, आपने कम से कम 100 से 150 बार सेम चीज कॉपी पेस्ट की है। ठीक है, उससे इरिटेशन कॉज होता है। इस चीज को समझा करो। आप भी, आपको पढ़ानी भी है, लगातार आप यहाँ पे कर रहे हो, वहां पर भी फोकस करना है कि आप क्या लिख रहे हो, उससे बहुत डिस्टर्बेंस कॉज होता है। अगर आपका कोई डाउट है तो लिखो, ठीक है ना, अदरवाइज डिस्कशन आप बाद में भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कोई ऐसी चीजें तो। ठीक है, ओके, इधर ध्यान दो। एरोडायनेमिक डायमीटर क्या कहता है कि अगर मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये देखो एग्जांपल के लिए, ठीक है, अब मान लो ये दोनों सेम साइज के हैं। अब जल्दी बताना, ये एक फाइबरस मटेरियल है और ये हार्ड मटेरियल है। अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, ठीक है ना, तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट गिरेगा, इसको हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। जल्दी बताओ, अगर मैं दोनों को छोड़ता हूं, अगर मैंने ये मान लो दोनों का सेम शेप और साइज है, तो पहले कौन सा गिरेगा, दिस इज ए, दिस इज बी, कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे पहले आएगा अगर हम इसको हवा में छोड़ देते हैं? ऑब्वियसली ए वाला आएगा। जल्दी बताओ, अगर दोनों का शेप और साइज सेम था, तब भी ए वाला ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आया, क्योंकि ये हैवी था, इसका डेंसिटी ज्यादा था, इसका मास ज्यादा था। ठीक है ना, शेप और साइज तो बिल्कुल सेम था। तो अभी यहां पर हम एरोडायनेमिक डायमीटर में, ठीक है ना, इस बेस पे सिमिलरिटी नहीं कर पा रहे। अभी तक हम सारी सिमिलरिटी इसी बेस पे कर रहे थे कि जो दोनों सेम मैच कर जाए, ठीक है ना, जो दोनों रखने पे सेम जगह लेते हैं, सेम वॉल्यूम लेते हैं, ऐसे कंपेयर करें। एरोडायनेमिक डायमीटर कहता है हमको इससे मतलब नहीं है। एरोडायनेमिक डायमीटर बोलता है कि जो चीज दोनों सेम स्पीड से नीचे आए, ठीक है ना, दोनों का नीचे आने का रेट सेम होगा, भले कोई बड़ा हो सकता है कोई छोटा हो सकता है, लेकिन जिसका नीचे का रेट ऑफ सेटलिंग जो हो
वो सेम होगा, हम उसी को आपस में कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर हैविंग डेंसिटी इक्वल टू 1 एंड हैविंग द सेम सेटिंग वेलोसिटी एज द एसिमेट्रिकल पार्टिकल। ठीक है ना, तो आपको दो ऑब्जेक्ट को नीचे गिराना है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को नीचे गिराना है। अभी यहाँ पर क्या किया हमने, मान लो वाटर ड्रॉपलेट का एग्जांपल ले लिया सपोज। ठीक है, कि वाटर ड्रॉपलेट को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, कहीं से आपने फाउंटेन ऑन कर दिया तो वाटर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हमने ड्रॉपलेट का साइज फिक्स रखा था, वहां से ड्रॉपलेट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगली बार आपने क्या किया, ऐसा वाला फाउंटेन लिया जिसकी ड्रॉपलेट थोड़ी सी बड़ी थी, फिर और ले लिया जिसकी ड्रॉपलेट और बड़ी है। ठीक है, और हर किसी का आपने टाइम नोट किया कि जब मेरी ड्रॉपलेट 10 माइक्रोमीटर की थी तब यहां से यहां आने पे कितना टाइम लिया, 20 माइक्रोमीटर वाले ने कितना लिया, ठीक है ना, 30 माइक्रोमीटर वाले ने कितना लिया। फिर आप क्या कर रहे हो, एक अननोन मटेरियल को सेम हाइट से नीचे गिराओ। ठीक है ना, अब वो अननोन मटेरियल जिसके साथ मैच कर जाए, जैसे मान लो 10 माइक्रोमीटर वाले ने 10 मिनट लिया नीचे आने में, 20 वाले ने 5 मिनट लिया, 30 वाले ने 1 मिनट लिया। अब जो आपका मटेरियल था मान लो 5 मिनट में नीचे आया, तो आप इसको किसके साथ कोरिलेट करोगे, ठीक है ना, आप किसके साथ कोरिलेट करोगे, आप कोरिलेट करोगे कि ये क्या होगा, 20 माइक्रोमीटर का पार्टिकल होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एरोडायनामिक डायमीटर। जनरली एयर की क्वालिटी चेक करने के लिए होता है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल है, जैसे अभी आप दिल्ली की कंडीशन देख रहे हो, ठीक है ना, तो वो यही चेक करते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल कितनी देर में सेटल हो जाएंगे। तो आपको कैसे आइडिया होगा, क्योंकि आपको नहीं पता, डस्ट तो अलग अलग शेप और साइज की होगी, तो आप कैसे आइडिया लगाओगे कि ये डस्ट जो है वो कितनी देर में क्लियर हो जाएगी, कितनी देर के लिए आप लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना करोगे, क्योंकि लंग इन्फेक्शन होने का चांस है। ऐसे अगर आप कोई स्प्रे कर रहे हो तो आपको कैसे आइडिया रहेगा कि कितनी देर में वो लंग्स के अंदर सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ स्फीयर, आपने स्फीयर ले लिया, हैविंग द डेंसिटी इक्वल टू 1, जिसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए 1, उसको आप अलग अलग हाइट से गिरा रहे हो और जिससे वो मैच कर जाए, हैव द सेम सेटिंग वेलोसिटी एज द एसिमेट्रिकल पार्टिकल। फिर आपने एसिमेट्रिकल पार्टिकल को नीचे गिराया, फिर आपने देखा जहां पर दोनों मैच कर जाएगी उससे हम कंसीडर कर लेंगे, और इसी से हम आइडिया लगाते हैं कि अगर कहीं पे पॉल्यूशन है तो कितनी देर में वो पॉल्यूशन की जो पार्टिकल है वो सेटल हो जाएंगे। ठीक है ना, कहीं पे मिस्ट फॉर्म हुआ है, ठीक ना, बहुत ज्यादा आप देख रहे हो कि परोली वगैरह जलाते हैं, उसके बाद स्मोक इकट्ठा हो गया है, तो कितना टाइम लगेगा उसको सेटल होने में। तो अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि कहीं पर इसकी वजह से सीवियर एलर्जी हो सकती है, एयरबॉर्न डिसीज हो सकती है, तो आप पॉपुलेशन को कितनी देर के लिए रोकोगे, तो यू हैव टू कैलकुलेट द एरोडायनामिक डायमीटर इन दैट केस। और ऐसे ही अगर आपके पास कोई इनहेलर है ना, आपने दिया है, तो लंग्स में कितनी देर में सेटल हो जाएगा, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरोडायनामिक डायमीटर। मोस्टली इट इज यूज्ड इन एरोसोलाइज सिस्टम। तो क्लियर हो गए कितने टाइप के डायमीटर्स होते हैं, डायमीटर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और इन्हीं डायमीटर पर बेस्ड हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारी टेक्निक्स। ठीक है ना, हर एक साइज डिटरमिनेशन की जो टेक्निक होगी, ठीक है ना, चाहे ऑप्टिकल में आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख लो, या माइक्रोस्कोप देख लो, कोल्टर काउंटर मेथड देख लो, सीविंग मेथड देख लो, सेडिमेंटेशन मेथड, तो जितने भी मेथड देखेंगे उनमें हमको यही क्वेश्चन पूछेगा कि इस मेथड में कौन सा डायमीटर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं वो अगली क्लास में हम क्वेश्चंस भी लेंगे। ऑलरेडी देखो ये भी एक क्वेश्चन था 2019 का, तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। ठीक है, एक बार, क्योंकि सारी टेक्निक में आपको यही पहचानना, मैंने बोला सेडिमेंटेशन, तो तुरंत ऑप्शन क्या जाएगा, स्ट्रोक डायमीटर यूज होता है। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि ऑप्टिकल मेथड, तो आंसर जाएगा प्रोजेक्टेड डायमीटर यूज होता है। कोल्टर काउंटर कहूं, ठीक है ना, तो वॉल्यूम डायमीटर यूज होता है। तो आपको हर बार यही देखना है कि कौन सा डायमीटर यूज होता है। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट। बाकी को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है ना, इसीलिए मैं बेसिक से पढ़ा दे रहा हूँ। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आपके कॉलेज वालों ने बहुत अच्छे से